हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इस चैप्टर में आप लोग ये पढ़ने वाले हो कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, जब इंडिया आज़ाद हुआ, तो फ्रीडम के बाद इंडिया को अपने नेशन बिल्डिंग में कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े। ऐसा नहीं था कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया एक नेशन नहीं था। इंडिया एक नेशन था, बट इंडिया एक नेशन स्टेट नहीं था। दैट मीन्स कि इंडिया के पास सोवेरेनिटी नहीं था। सोवेरेनिटी का मतलब होता है अपने देश के इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन को खुद लेने का पावर, अपने देश को खुद कंट्रोल करने का, खुद गवर्न करने का पावर। ब्रिटिश रूल के अंडर में इंडिया के पास सोवेरेनिटी नहीं था, इंडिया के पास ये पावर नहीं था। बट इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिया एक नेशन स्टेट बना, जब इंडिया को अपना पावर मिला, सोवेरेनिटी का पावर मिला, तब इंडिया को अपने नेशन बिल्डिंग में यानी कि राष्ट्र के निर्माण में कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े। उन्हीं सारे चैलेंजेस के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि इंडिया को अपने राष्ट्र निर्माण में, अपने नेशन को बिल्ड करने में कौन से प्रॉब्लम्स, कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े। नाउ अब हम चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। The name of the first topic of this chapter is challenges for the new nation. इंडिया को एक न्यू नेशन कहा गया है। एज आई सेड कि इंडिया एक नेशन तो था, बट एक नेशन स्टेट नहीं था। जब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया न्यूली एक नेशन स्टेट बनता है, उस टाइम में इंडिया को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उन्हीं सारी चैलेंजेस के बारे में हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें इंडिपेंडेंस के बारे में बता रखा है, यानी कि जिस टाइम में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है, इंडिया को फ्रीडम मिलता है। एज वी ऑल नो दैट कि 14-15 अगस्त के मिडनाइट में, यानी कि रात को 12 बजे 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस को अटेन करता है। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर ब्रिटिशर्स का जो इतने सालों का रूल था, उस रूल से हमें फ्रीडम मिलता है। इंडिया को 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिलता है। उस रात हमारे फ्री इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक स्पेशल सेशन बुलाया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वही असेंबली है जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे, उन सारे मेंबर्स को जवाहरलाल नेहरू ने उस रात को एड्रेस किया, यानी कि संबोधित किया विथ हिज फेमस स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उन्होंने उस रात अपना एक बहुत ही फेमस स्पीच दिया था, जिसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। विद दिस हमने इंडिपेंडेंस के बारे में जान लिया। ना नेक्स्ट हमें इंडिपेंडेंस के बाद के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता रखा है, यानी कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाता है, इंडिया को फ्रीडम मिल जाता है, उसके बाद इंडिया के पास कौन से ऑब्जेक्टिव थे, कौन से गोल थे जो कि इंडिया को फुलफिल करना था, जो कि इंडिया को पूरा करना था। इंडिया एक नेशन स्टेट के रूप में कौन से ऑब्जेक्टिव्स को, कौन से गोल को फुलफिल करना चाहता था। जिस रात हमें इंडिपेंडेंस मिलता है, वो जो मूवमेंट था, वो जो टाइम था, वो एक ऐसा टाइम था जिस टाइम के लिए इंडियंस बहुत सालों से वेट कर रहे थे। इवन इसी टाइम के लिए, इसी दिन के लिए हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस किया था, अपने लाइफ का बलिदान दिया था। फाइनली वो टाइम आ चुका था जिस टाइम में हमें फ्रीडम मिल जाता है, हमें इंडिपेंडेंस मिल जाता है। ये जो टाइम था, ये जो मूवमेंट था, ये एक ऐसा टाइम था जिस टाइम के लिए इंडियंस सालों से वेट कर रहे थे। जिस टाइम इंडिया में नेशनल मूवमेंट चल रहा था, यानी कि इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रीडम के लिए, जब इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहा था, जब आंदोलन हो रहा था, उस टाइम में इंडिया में हमें कई सारे वॉइसेस देखने को मिलते हैं। यानी कि अलग अलग लोगों का अलग अलग गोल था, अलग अलग डिमांड था कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, जब इंडिया के पास सोवेरेनिटी का पावर आ जाएगा, देन हमें इन सारे डिमांड्स को फुलफिल करना है, देन हमें इन सारे गोल्स को फुलफिल करना है। बट इतने सारे वॉइसेस के साथ साथ उस टाइम में ऐसे 2 गोल्स थे, ऐसे 2 ऑब्जेक्टिव थे जिसके ऊपर ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति ने एग्री किया था। दैट मीन्स कि जब इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था, यानी कि फ्रीडम के लिए जब मूवमेंट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, जितने भी इंडियंस थे जिन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, हर एक इंडियंस के मन में अपना कोई ना कोई डिमांड था, कोई ना कोई एक गोल था, जो कि वो चाहते थे कि जब इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाएगा, जब इंडिया को फ्रीडम मिल जाएगा, देन हमारा ये जो डिमांड है वो फुलफिल होगा।
बट उसी टाइम में दो ऐसे गोल्स थे, दो ऐसे ऑब्जेक्टिव थे जिसके ऊपर ऑलमोस्ट हर एक इंडियन ने एग्री किया था। दैट मीन्स कि जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है, जैसे ही इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बनता है, सो इंडिपेंडेंस के बाद ही सबसे पहले हमें इन दोनों गोल्स को पूरा करना है, इन दोनों ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। उसके बाद ही हमारा बाकी का जो गोल है, बाकी का जो डिमांड है, वो हम बाद में फुलफिल करेंगे। बट इंडिपेंडेंस के बाद ये जो दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको हमें अटेन करना है। सो उस टाइम पीरियड में ऐसे तो बहुत सारे वॉइसेस थे, ऐसे तो बहुत सारे गोल्स थे, बट ऐसे दो गोल्स थे, दो ऐसे ऑब्जेक्टिव थे जिसके ऊपर ऑलमोस्ट हर एक इंडियन ने एग्री किया था। एंड इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले इन्हीं दोनों गोल्स को, इन्हीं दोनों ऑब्जेक्टिव को पूरा करना था। सो अगर हम पहले गोल, पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें, सो वो ये था कि जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगा, सो इंडिपेंडेंस के बाद हम अपने कंट्री में एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करेंगे। हमारा जो नेशन होगा, हमारा जो कंट्री होगा, वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू ही रन किया जाएगा। दैट मीन्स कि हम हर एक इंडियन को वोटिंग राइट्स देंगे, जिसके थ्रू वो अपने रूलर्स को खुद चूज कर सकेंगे। हम अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करेंगे। सो ये पहला गोल था जिसके ऊपर ऑलमोस्ट हर एक इंडियन ने एग्री किया था। एंड जो दूसरा गोल, जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि हमारे कंट्री में जो भी गवर्नमेंट बनेगा, जो भी सरकार बनेगा, वो हर एक व्यक्ति के गुड के लिए, यानी कि हर एक व्यक्ति के वेलफेयर के लिए काम करेगा। पर्टिकुलरली हमारी कंट्री में जो पोर सेक्शन है, जो गरीब पीपल है, एंड जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एससीज, एसटीज, ओबीसीज, या फिर जितने भी माइनॉरिटीज ग्रुप है, सो उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा। सो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव था जिसके ऊपर ऑलमोस्ट हर एक इंडियन ने एग्री किया था। एंड जब फाइनली 14-15 अगस्त के मिडनाइट में हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल जाता है, हमारा कंट्री एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है, देन उस टाइम में नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम में जितने भी प्रॉमिसेस किए गए थे, इन सारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जितने भी प्रॉमिसेस किए गए थे, सो उन सारे प्रॉमिसेस को रियलाइज करने का टाइम आ चुका था। यानी कि उन सारे प्रॉमिसेस को, उन सारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने का टाइम आ चुका था। सो ये हमने दो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जाना, दो गोल्स के बारे में जाना, जिससे इंडिया को फुलफिल करना था इंडिपेंडेंस के बाद। ना नेक्स्ट हमें प्रॉब्लम्स के बारे में बता रखा है, यानी कि इन दोनों गोल्स को फुलफिल करने में, इन दोनों ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में इंडिया को कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे, या फिर इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया को कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। सो ये जो प्रोसेस था वो इतना भी इजी नहीं था, यानी कि इन दोनों ऑब्जेक्टिव, इन दोनों गोल्स को फुलफिल करना इतना भी इजी नहीं था। क्यों इजी नहीं था? क्योंकि इंडिया जिस टाइम में बॉर्न हुआ था वो एक बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस था। दैट मीन्स कि इंडिया का जब जन्म हुआ था, जन्म मीन्स टू से इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला, सो वो जो कंडीशन था, वो जो सर्कमस्टांसेस था, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। सो 20th सेंचुरी एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड में ना सिर्फ इंडिया को बल्कि और भी ऐसे कंट्रीज थे, जिन सारी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिला था। बट शायद कोई भी ऐसा कंट्री नहीं होगा जो कंट्री इतने ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में बॉर्न हुआ है, यानी कि इतने ज़्यादा डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में जिसको फ्रीडम मिला है, जितना कि इंडिया बॉर्न हुआ था 1947 में। सो क्या वो प्रॉब्लम था, क्या वो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस था, क्या वो डिफिकल्ट कंडीशन था? सो बेसिकली 14-15 अगस्त के मिडनाइट में हमारी कंट्री को फ्रीडम तो मिलता है, हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस तो मिलता है, जिसके लिए हम लोग सालों से वेट कर रहे थे। बट फ्रीडम के साथ साथ हमारी कंट्री का पार्टीशन भी हो जाता है, यानी कि हमारी कंट्री का डिवीजन भी हो जाता है। उसी रात पाकिस्तान एंड इंडिया का क्रिएशन होता है, यानी कि हमारा जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो दो कंट्रीज में डिवाइड हो जाता है, पाकिस्तान एंड इंडिया। सो वो जो टाइम पीरियड था, वो जो साल था 1947, वो एक ऐसा ईयर था, वो एक ऐसा साल था जिसमें हमें इंडिपेंडेंस का खुशी तो मिलता है, बट खुशी के साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा गम भी मिलता है। दैट मीन्स कि उसी रात, उसी दिन हमारा जो कंट्री था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एंड वो जो साल था, उस साल में हमें बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलता है एंड बहुत ज़्यादा ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं था कि ठीक है कंट्री का डिवीजन हो गया, कंट्री का पार्टीशन हो गया, पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दो कंट्री में डिवाइड हो गया। सो बहुत ही आसानी से या फिर बहुत ही ईजिली, बहुत ही पीसफुल तरीके से ये डिवीजन नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि इंडिया में रहने वाले जितने भी मुस्लिम थे वो बहुत ही शांति से, बहुत ही पीसफुल मैनर में पाकिस्तान चले गए, एंड पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी हिंदूज थे वो बहुत ही पीसफुल तरीके से इंडिया आ गए। सो इतने पीसफुल मैनर में पार्टीशन नहीं हुआ था, बल्कि उस रात जब पार्टीशन हुआ देन हमें बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला, यानी कि बहुत ज़्यादा हिंसा देखने को मिला। हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुआ। इनफैक्ट उस रात बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई, बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हो गए।
एंड साथ ही साथ उस रात में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, जो शिफ्टिंग हुआ था, दैट मीन्स कि जितने भी मुस्लिम्स थे वो लोग पाकिस्तान जा रहे थे एंड जितने भी हिंदूज थे वो इंडिया आ रहे थे। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था ये भी बहुत ही ट्रॉमा के साथ हुआ था, बहुत ज़्यादा शॉकिंग डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिला, यानी कि बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुआ था, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए थे, बहुत सारी किलिंग वगैरह हुए थे। सो इसीलिए इंडिया जिस सर्कमस्टांसेस में, जिस सिचुएशन में या फिर जिस कंडीशन में बॉर्न हुआ था वो एक बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन था। सो ऐसे कंडीशन में उन दोनों ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना, उन दोनों गोल्स को फुलफिल करना इतना भी ईजी नहीं था। सो यही वो सिचुएशन था, यही वो कंडीशन था जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया है वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, अपने सफ़र को स्टार्ट करता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। सो विद दिस हमने फर्स्ट टॉपिक के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बारे में जाना, उसके बाद हमारे इंडिया के 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जाना, साथ ही साथ हमने प्रॉब्लम्स के बारे में भी जाना कि इंडिया कौन से डिफिकल्ट कंडीशन में बॉर्न हुआ था, कौन से डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में बॉर्न हुआ था। सो नाउ अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक के ही पहले सब टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है 3 चैलेंजेस। सो इस टॉपिक में हम उन सारे 3 चैलेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि इंडिपेंडेंट नेशन फेस करता है। सो ब्रॉडली अगर हम देखें, यानी कि अगर हम एक ब्रॉडर सेंस में देखें, तो इंडिपेंडेंट इंडिया को 3 काइंड्स ऑफ चैलेंजेस फेस करने पड़े, यानी कि 3 तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़े। सो इंडिपेंडेंस के बाद ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे, बट अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखते हैं देन हमारे पास ऐसे 3 काइंड्स के चैलेंजेस थे, जो सारे चैलेंजेस को हमें ओवरकम करना था, जिन सारे चैलेंजेस को इंडिपेंडेंट इंडिया को फेस करना था। सो अगर हम पहले चैलेंज की बात करें सो वो था टू यूनाइट द नेशन, यानी कि हमें अपने कंट्री को यूनाइट करना था। दूसरा था टू स्टेबलाइज डेमोक्रेसी, हमें अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करना था। एंड तीसरा था टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड वेलबींग्स, यानी कि हमें अपने कंट्री में डेवलपमेंट भी करना था, साथ ही साथ वेलबींग्स को भी इंश्योर करना था। सो इन तीनों ही चैलेंजेस को हम लोग 1 बाय 1 अच्छी तरीके से समझते हैं। सो पहला है टू यूनाइट द नेशन, यानी कि हमें अपने नेशन को, हमें अपने कंट्री को यूनाइट करना है। सो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, सो इंडिपेंडेंस के साथ साथ ही हमारी कंट्री का पार्टीशन हो गया, यानी कि हमारी कंट्री का डिवीजन हो गया। दैट मीन्स हमारी कंट्री में जो यूनिटी था वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो गया। बट फिर भी वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान के क्रिएशन के बाद जितना भी इंडिया बचा था, सो हमारा जो नेशन बचा था, हमारा जो इंडिया था, उसमें हम लोग किस तरीके से यूनिटी को प्रमोट करें, जितना भी इंडिया बचा था उसमें हम लोग किस तरीके से यूनिटी को स्टेबलाइज करें। सो ये पहला गोल था। सो जो सबसे पहला एंड जो सबसे इमीडिएट चैलेंज था जिसे इंडिपेंडेंट इंडिया को फेस करना था वो था टू शेप अ नेशन, यानी कि हम अपने नेशन को किस तरीके से शेप करें। दैट मीन्स कि हम अपने नेशन को किस तरीके से यूनाइट करें डिस्पाइट ऑल द डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में कई सारी डाइवर्सिटी है, यानी कि एज वी ऑल नो कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा लैंड है जिसमें हमें बहुत सारे डाइवर्सिटी, यानी कि बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा भिन्नताएं देखने को मिलता है। सो इन सारे डाइवर्सिटी के बावजूद भी हम अपने कंट्री को किस तरीके से यूनाइट कर सके। सो यही पहला एंड सबसे इमीडिएट चैलेंज था जिससे इंडिपेंडेंट इंडिया को फेस करना पड़ा। सो एज वी ऑल नो दैट कि इंडिया एक ऐसा लैंड है, एक ऐसा कंट्री है जो कि कॉन्टिनेंटल साइज का है, यानी कि इंडिया का अगर आप साइज देखेंगे देन वो एक कॉन्टिनेंट के साइज का है। साथ ही साथ इंडिया एक ऐसा लैंड है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। इंडिया में बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट एंड क्लास के लोग रहते हैं, जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलते हैं, अलग अलग कल्चर एंड अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। सो इतने सारे डाइवर्सिटी के बाद भी हम अपने कंट्री में किस तरीके से यूनिटी को प्रमोट कर सके, यूनिटी को स्टेबलाइज कर सके। सो यही सबसे पहला एंड जो सबसे बड़ा चैलेंज था, जो सबसे इमीडिएट चैलेंज था, जो कि इंडिपेंडेंट नेशन को फेस करना पड़ा, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया को फेस करना पड़ा। सो उस टाइम में बाकी जितने भी लोग थे, यानी कि दूसरे कंट्रीज के जितने भी लोग थे, सो वो लोग वाइडली यही बिलीव करते थे, उन लोगों का ये मानना था कि एक ऐसा कंट्री जिस कंट्री में इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतना ज़्यादा डिफरेंसेस है, सो एक ऐसा कंट्री ज़्यादा लंबे टाइम तक यूनाइट नहीं रह पाएगा। सो यही सबसे पहला चैलेंज था जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया को फेस करना पड़ा। हमें अपने कंट्री को यूनाइट करना था, साथ ही साथ दूसरे लोगों का जो बिलीव था उस बिलीव को भी हमें रॉन्ग प्रूफ करना था। एंड आई थिंक इंडिया ने इस चैलेंज को बहुत ही अच्छी तरीके से ओवरकम किया। आज के टाइम पीरियड में भी हम देख सकते हैं कि हमारे कंट्री में यूनिटी है डिस्पाइट ऑल द डाइवर्सिटी। सो इसीलिए इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है, यानी कि अनेकता में भी इंडिया में एकता है। सो इस चैलेंज को इंडिया ने बहुत ही अच्छी तरीके से ओवरकम किया। नाउ अगर हम दूसरे चैलेंज की बात करें सो वो था टू स्टेबलाइज डेमोक्रेसी, जो कि इंडिया का एक मेन ऑब्जेक्टिव भी था।
सो ये जो सेकेंड चैलेंज था या फिर जो पहला ऑब्जेक्टिव था, जो पहला गोल था कि हमें अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करना है। सो इस गोल को अचीव करने के लिए, इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए सबसे पहले हमारे कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक सिटीजन को, हर एक इंडियंस को फंडामेंटल राइट्स दिया गया और साथ ही साथ हर एक सिटीजन को वोटिंग राइट्स भी दिया गया। साथ ही साथ हमारे कंट्री ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। दैट मीन्स कि हमारे कंट्री में हर एक व्यक्ति को, हर एक सिटीजन को वोटिंग राइट्स दिया जाएगा, जिसके थ्रू वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट कर पाएंगे। जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। सो हमारे कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया, साथ ही साथ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी अडॉप्ट किया गया। नाउ यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया है दैट अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर स्टेबलाइजिंग अ डेमोक्रेसी। दैट मीन्स कि किसी भी कंट्री में अगर हमें डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करना है तो उसके लिए एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, यानी कि उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना जरूरी है, बट सफिशिएंट नहीं है। यानी कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने से ही उस कंट्री में डेमोक्रेसी स्टेबलाइज नहीं हो जाता है। सो इस लाइन का मतलब ये है कि हमें कई सारे ऐसे कंट्रीज देखने को मिलते हैं जिन सारी कंट्रीज में ऑन पेपर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिखा हुआ रहता है, बट ऑन प्रैक्टिस यानी कि उन सारे कंट्रीज में डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। सो हमारे पास जो सेकंड चैलेंज था वो बेसिकली ये नहीं था कि हमें अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करना है। सेकंड चैलेंज जो था वो ये था कि हमें अपने कंट्री में डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस को डेवलप करना है इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें सिर्फ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट नहीं करना है, बल्कि हमें अपने कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रैक्टिस करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ ऑन पेपर ही डेमोक्रेसी को नहीं लिखना है, बल्कि ऑन प्रैक्टिस में डेमोक्रेसी को लाना है। सो सेकंड चैलेंज ये नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी को मेंशन कर दे। सेकंड चैलेंज ये था कि हम अपने कंट्री में किस तरीके से डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस में लाए। नाउ अगर हम तीसरे इंपॉर्टेंट चैलेंज की बात करें सो ये था कि हम अपने कंट्री में किस तरीके से डेवलपमेंट को एंड वेलबींग को इंश्योर कर सके। सो जो थर्ड चैलेंज था वो यही था कि हम अपने कंट्री में किस तरीके से डेवलपमेंट को इंश्योर कर सके। दैट मीन्स कि हम अपने कंट्री में किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को ला सके। सो जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को रूल कर रहे थे सो उस टाइम में इंडिया का जो इकोनॉमी था, जो अर्थव्यवस्था था, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। सो जब इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है, जब इंडिया एक नेशन स्टेट बन जाता है, सो उस टाइम में अगेन हमारी कंट्री का जो इकोनॉमी था उसको हम लोग किस तरीके से डेवलप करें, हमारी कंट्री में किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को लाए, एंड साथ ही साथ हम अपने एंटायर सोसाइटी में, पूरी ही सोसाइटी में किस तरीके से वेलबींग्स को इंश्योर करें एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शन। यानी कि सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे हम पोर सेक्शन की बात करें, मिडिल सेक्शन की बात करें या फिर रिचर सेक्शन की बात करें, सो हर एक सेक्शन के लोगों के लिए हम किस तरीके से वेलबींग्स को इंश्योर कर सकते हैं। सो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया को फेस करना पड़ा। सो इस थर्ड चैलेंज को ओवरकम करने के लिए ये जो थर्ड चैलेंज था वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का दूसरा ऑब्जेक्टिव भी था कि हमारी कंट्री में जो भी गवर्नमेंट बनेगा वो हर एक व्यक्ति के लिए काम करेगा। इस थर्ड चैलेंज को ओवरकम करने के लिए या फिर दूसरे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी की प्रिंसिपल को लिखा गया। साथ ही साथ जितने भी सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप थे, रिलीजन थे या फिर जो कल्चरल कम्युनिटीज थे, उन लोगों को स्पेशल प्रोटेक्शन भी दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी कि जितने भी माइनॉरिटीज ग्रुप थे, जितने भी माइनॉरिटीज रिलीजन या फिर कल्चर कम्युनिटीज के लोग थे, हर एक लोगों को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया। साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी को भी सेट आउट किया गया ताकि हमारे कंट्री में वेलफेयर गोल्स को अचीव किया जा सके। हमारे कंट्री में जो भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होगा वो इन सारे डीपीएसपी के अकॉर्डिंग ही काम करेगा ताकि हमारे कंट्री में वेलफेयर गोल्स को अचीव किया जा सके। एंड एट द लास्ट अगेन हमें ये बता रखा है कि हमारी कंट्री का जो रियल चैलेंज था वो ये नहीं था कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारे प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना है, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारे प्रिंसिपल को लिखना है, बल्कि जो रियल चैलेंज था वो ये था कि हमें अपने कंट्री में कुछ ऐसे इफेक्टिव पॉलिसीज को इवॉल्व करना है जिसके थ्रू हमारी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, साथ ही साथ हमारी कंट्री में जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो भी कहीं ना कहीं इरिडिकेट हो जाए, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाए।
सो विद दिस हमने तीसरे चैलेंज के बारे में भी जान लिया एंड साथ ही साथ इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है। सो पहले टॉपिक में हमें बेसिकली 3 काइंड्स के चैलेंजेस के बारे में बता रखा है। सो आपका जो पहला चैप्टर है, सो पहले चैप्टर में आप पहले चैलेंज के बारे में ही पढ़ने वाले हो, यानी कि जो पहला चैलेंज था कि हम अपने कंट्री में यूनिटी को किस तरीके से स्टेबलाइज कर सके डिस्पाइट ऑल द डाइवर्सिटी। सो पहले चैप्टर में पहले चैलेंज के ऊपर ही फोकस किया गया है। सो फर्स्ट चैप्टर में आप उसी पहले चैलेंज के बारे में पढ़ने वाले हो कि इंडिया ने पहले चैलेंज को किस तरीके से ओवरकम किया। एंड फिर उसके बाद इस बुक का जो दूसरा चैप्टर है, सो दूसरे चैप्टर में आप दूसरे चैलेंज के बारे में पढ़ने वाले हो कि इंडिया में किस तरीके से डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज किया गया। एंड इस बुक के तीसरे चैप्टर में आप लोग तीसरे चैलेंज के बारे में पढ़ने वाले हो कि हमारे कंट्री में किस तरीके से डेवलपमेंट को इंश्योर किया गया, किस तरीके से हमारे कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए देन प्लीज कमेंट मी डाउन। एंड आई होप कि आपको आज का मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आपको इस चैप्टर का पहला टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज़ कमेंट मी डाउन कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। एंड अगर आपको क्लास 12 हिस्ट्री के भी हर एक चैप्टर को इसी तरीके से बहुत ही डिटेल वे में समझना है देन प्लीज चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 12 हिस्ट्री का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सो मैंने हिस्ट्री के हर एक चैप्टर को बहुत ही डिटेल वे में एंड बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो आप मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियोस के थ्रू हिस्ट्री के भी हर एक चैप्टर को बहुत ही ईजिली समझ सकते हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो विद दिस आज के इस वीडियो को फाइनली एंड करते हैं। So now see you all soon in my next video. Till then, bye bye and stay tuned with my channel and thanks for watching my video.